हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी जो है वो स्टार्ट की हुई है और जिसमें हम पार्ट 4 तक कर चुके हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 4A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पार्ट 4A में हमने 51A आर्टिकल जो है वो डिटेल में कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, आज जो डिटेल में हम टॉपिक करेंगे वो प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट को कैसे, प्रेसिडेंट की पोस्ट एस्टेब्लिश की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 जो है वो हम करेंगे प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट की और पावर्स को डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 जो है वो डील करते हैं पार्ट 5 से। ठीक है, अब ये डील करते हैं किससे? विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 में, जो कि पार्ट 5 में आता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 5 आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अब एग्जाम में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो आपको ये 5 नेम याद रखने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कैग जो है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में नहीं आते। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो ऐसी पोस्ट है, यानी कि एक लीगल एडवाइज़र हैं जो एडवाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये एक मेन लीगल एडवाइज़र हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं वो हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, लेकिन आज जो हम डिटेल में करेंगे वो करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि प्रेसिडेंट को क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनके बारे में क्या क्या मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 में बोला गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो हैं वो प्रेसिडेंट रहेंगे, इंडिया के राष्ट्रपति जो हैं वो रहेंगे। तो आर्टिकल 52 में यही बोला गया कि इंडिया के प्रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इसकी बात प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किस में किया गया? आर्टिकल 52 में। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते, जो हेड नहीं होते, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट मेंशन किए गए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है इंडिया में? हेड ऑफ द स्टेट, ये सबको पता है। और इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि एंड इज़ अ सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये क्या एज अ सिंबल हैं इंडिया की यूनिटी के, इंटेग्रिटी के, ठीक है, हमारी कंट्री के। तो ये मेन हेड हैं, यानी कि हमारी स्टेट के। और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में इनके साथ कौन कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी इंक्लूड कर दिया। तो आर्टिकल 52 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें प्रेसिडेंट को मेंशन किया गया कि इंडिया में प्रेसिडेंट जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जो होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन की गई हैं आर्टिकल 58 में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 58 किससे डील करता है? तो ये क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। देखिए, इंडियन सिटीज़न कौन होते हैं? जिनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो जिनके पास होती है। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप जब हमने सिटीजनशिप के बारे में किया था तो मैंने आपको बताया था
कि सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाती है, बाय नेचुरलाइजेशन मिलती है, बाय रजिस्ट्रेशन दी जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी सिटीजनशिप जो है बाय बर्थ या जिसने एक्वायर की है, या बाय नेचुरलाइजेशन जिसने एक्वायर की है। और जिस पर्सन ने बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, तो वो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन जिसने सिटीजनशिप ली है वो पार्टिसिपेट करेगा। अब जैसे अमेरिका का हम एग्जांपल देखते हैं, तो अमेरिका में जो बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर करता है, वही प्रेसिडेंट बन सकता है अमेरिका का। ठीक है, अब देखते हैं हिज सेकेंड पॉइंट, हिज एज शुड बी अ मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स। तो इंडिया का प्रेसिडेंट मिनिमम एज उनकी क्या होनी चाहिए? 35 से कम एज का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते इंडिया में। 35 या इससे ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस कंडीशंस चाहिए वो सब होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। वो सब क्वालिफाई करना कंपलसरी है प्रेसिडेंट को। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा ना इंडिया का, वो कोई भी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसने होल्ड नहीं किया होना चाहिए, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंडर कोई और जॉब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए वो 2 जगह से पे ले रहा है, एक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है और मान लीजिए वो स्टेट में एज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो MLA है। ठीक है, उस किसी पोस्ट पे है, तो वो एक टाइम पीरियड पे 2 जगह पे ऑफिस एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा दूसरी पोस्ट से, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन मेंशन की गई आर्टिकल 58 में। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। और ये कंडीशंस जो हैं प्रेसिडेंट ऑफिस की, ये मेंशन की गई आर्टिकल 59 में। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? ठीक है, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इफ ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, ही शुड वैकेट द सीट ऑफ हिज फर्स्ट डे ऑफ द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है कोई पर्सन, ठीक है, तो वो पर्सन मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा का। अगर वो पर्सन मेंबर होगा लोकसभा या राज्यसभा का, देन उस पर्सन को अपनी सीट क्या करना पड़ेगी? वैकेट करना पड़ेगी, खाली करना पड़ेगी। ठीक है, जब भी वो प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन करेंगे, उनका फर्स्ट डे होगा ऑफिस में, तो उनको अपनी लोकसभा राज्यसभा की सीट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशंस रखी गई, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो किसी और पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, कोई और ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया। फॉर हिज रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन इज़ प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, तो जब भी वो ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो उनको राष्ट्रपति भवन क्यों बनाया गया है? ये रेजिडेंट है इंडिया के राष्ट्रपति का, और विदाउट एनी रेंट जो है वो उस पर रह सकते हैं। ये उनको एक प्रिविलेज दी गई इंडिया के प्रेसिडेंट को। ठीक है, और कंडीशंस देखिए, पार्लियामेंट डिसाइड हिज अमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। तो जितने भी प्रिविलेजेस अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन प्रेसिडेंट को, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट जो है वो इसका डिसाइड करेगी कि क्या क्या प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए इंडियन प्रेसिडेंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज अमॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब जो भी प्रिविलेजेस या अलाउंसेस जो हैं वो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, तो उसके जो उसका टाइम पीरियड होगा 5 ईयर्स का प्रेसिडेंट का, उस टाइम पीरियड में उसके प्रिविलेजेस, उसके अलाउंसेस जो हैं, उसको जो फ़ायदे दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो नहीं छीन सकती पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी पावर नहीं है कि वो उनकी अलाउंसेस को उनसे छीने।
ठीक है। ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल acts. Arrest or imprisonment of the president cannot take place. Only civil proceedings can be initiated for his personal acts, that too after giving 2 months of prior notice. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है। जो इंडियन प्रेसिडेंट होगा उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी और उसको ये इम्यूनिटी दी गई है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अगर उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी है तो उनको अपनी पोस्ट से हटाना पड़ेगा, उनको इम्पीच करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा या उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और उनको ना ही अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको इम्प्रिजन किया जा सकता है, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। और देखो, सिविल प्रोसीडिंग्स अगर आपको प्रेसिडेंट के अगेंस्ट करनी है, इनिशिएट करनी है, देन आपको पहले 2 मंथ का एक नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस को देने के बाद ही आप सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस थी जो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब कितना प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड होगा, टर्म, वो मेंशन की गई आर्टिकल 56 में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 56 जिसमें बोला गया वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। जब भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे? 5 सालों के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन 5 ईयर से ज़्यादा भी वो ऑफिस में रह सकते हैं, गिवन नो न्यू इलेक्शन हैज़ बीन टेकन और नो न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड। मान लीजिए कोई न्यू प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं किए गए हैं या कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं, ठीक है, 5 सालों के बाद प्रेसिडेंट के, देन वो वही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। फिर जब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाएंगे देन फिर ये अपनी सीट जो है वो खाली कर देंगे, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दी ऑफिस। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी नहीं सॉरी कोई प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थी इंडिया की। तो प्रतिभा पाटिल जो हैं वो फिर से री इलेक्ट हो सकती हैं एज अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई कि जो प्रतिभा पाटिल हैं वो कितनी बार बन सकती हैं प्रेसिडेंट। तो वो कितनी भी बार, चाहे वो 3 बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, चाहे 4 बार 5 बार, तो वो कितनी भी टाइम के लिए जो है वो प्रेसिडेंट बन सकती हैं इंडिया में। लेकिन अमेरिका एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मान लीजिए अभी ट्रम्प जो थे वो थे प्रेसिडेंट, तो वो 2 बार ही प्रेसिडेंट ट्रम्प बन सकते हैं अमेरिका के, ठीक है, वो बार बार री इलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस at any time addressing the resignation letter to the vice president। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जब भी इंडियन प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा अपनी पोस्ट से, यानी कि रेजिग्नेशन देना होगा, तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रेजिग्नेशन लेटर जो है वो देंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रोसेस, ठीक है, यानी कि इलेक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं प्रेसिडेंट के, और ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 54 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए, देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट, एन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स हिम। The electoral college responsible for president's election comprises elected members of। देखिए, इसमें बात की गई है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके कोई डायरेक्ट
इलेक्शंस नहीं होते। डायरेक्ट इलेक्शंस का मीनिंग क्या है कि लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करता है इंडियन प्रेसिडेंट को। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन जो हैं वो इंक्लूड है मेंबर्स, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं वो इंक्लूड है। तो हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं? लोकसभा के मेंबर्स को। तो और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो भी किस में आते हैं? इस इलेक्टोरल ग्रुप में। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट की हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस में। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दो चीज़ें हैं। जैसे सेंटर में लोकसभा एंड राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो है, यानी कि बाइकैमरलिज्म को फॉलो किया जाता है कुछ स्टेट्स में, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं? तो वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी की, ये दोनों जो है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हु डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन? तो देखो, मैंने बताया था कि लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, लेकिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर जो थे उनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, ठीक है, तो वो वोटिंग नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शंस में, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उसके भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल वहीं होती हैं जहाँ में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शंस में। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन पार्टिसिपेट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और देखो, दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो वहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है, यानी कि जो स्टेट असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं जो वोटिंग करते हैं उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है। और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके वोट की वैल्यू भी निकाली जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 के साथ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 68,64,602। तो 68 लाख अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे 68 लाख, उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल एमएलए से। तो टोटल एमएलए जो हिमाचल में है वो है 68, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन से टोटल एमएलए को डिवाइड किया जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 के साथ, जिससे क्या आ जाएगी, एमएलए के वोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक एमएलए जो है उतनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में देखिए, एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो टोटल वैल्यू निकाली जाएगी वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएस। तो उनकी टोटल ऑल इलेक्टेड एमएलएस के वोट की वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा
टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। तो एमपी कितने हैं हिमाचल में? 4। तो उससे डिवाइड किया जाएगा, उससे आ जाएगी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए कैसे निकाली जाती है और एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखो, प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है, उसकी पोस्ट से इम्पीच किया जा सकता है, और ये बताया गया आर्टिकल 61 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि इम्पीच कैसे किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी रीज़न दे दिया और प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया हमारे उनकी पोस्ट से। ठीक है, तो उनको इम्पीच करने के लिए पूरी एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो वायलेट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, तो उनको कौन इम्पीच कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक प्रोसेस होगी, पूरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिससे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। द प्रोसेस में स्टार्ट इन ईदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। The House initiate the process of leveling the charges against the President. The charges are contained in the notice that has to be signed by at least 1/4 of the total member of that House. देखिए, मान लीजिए लोकसभा डिसाइड करती है कि हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। ठीक है, तो उनको एक नोटिस जो है वो बताना पड़ेगा और उसमें उनके चार्जेस भी बताना पड़ेंगे उस नोटिस में। ठीक है, और उसको साइन करवाना पड़ेगा नोटिस को एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स जो हैं उस हाउस के, वो उसको साइन करें। ठीक है, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस उस नोटिस को साइन करें। ठीक है, तभी उनके अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। अब ये नोटिस जो है वो किसको सेंड करना पड़ेगा? फिर प्रेसिडेंट को सेंड करना पड़ेगा कि हम आपको इम्पीच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और ये 14 डेज के बाद इसको कंसीडरेशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो 14 डेज से पहले जो है ये नोटिस जो है वो एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस जो हैं वो साइन करना कंपल्सरी है। ठीक है, ए रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ majority of the total number of members of originating house. It is then sent to another house. अब रेजोल्यूशन देखो पार्लियामेंट में पास करना है इम्पीच करने के लिए, तो मान लीजिए पहले वो लोकसभा में गया। अब लोकसभा में 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ये 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से पास नहीं होता है देन फिर यही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की। 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी क्या मतलब होता है? स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। तो टोटल नंबर ऑफ द ओरिजिनेटिंग हाउस जो है 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से उस हाउस में पास हो जाएगा, देन उसको कहाँ भेजा जाएगा? दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, यानी कि राज्यसभा में। तो फिर अब राज्यसभा में क्या होगा? इन्वेस्टिगेट किया जाएगा चार्जेस को। ठीक है, और प्रोसेस के टाइम पे प्रेसिडेंट को ये पूरा राइट होगा कि वो खुद को डिफेंड कर सके। ठीक है, जो भी चार्जेस होंगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। अब सेकंड हाउस जब अप्रूव कर देगा चार्जेस को, देन स्पेशल मेजॉरिटी से उनको ये पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। ठीक है, तो दोनों हाउसेस में क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। अगर ये पास हो जाता है देन क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा और अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा जब भी ये रेजोल्यूशन जो है दोनों हाउसेस में पास हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को
ये अपना ऑफिस जो है वो खाली करना पड़ेगा। अब एक बात आप देख लीजिए कि कोई भी प्रेसिडेंट है, नो प्रेसिडेंट हैज़ फेस्ड इम्पीच प्रोसीडिंग सो द अबव प्रोविजन हैव नेवर बीन यूज्ड। ये जितने भी प्रोविजंस हमने किए, जो भी स्टेप्स हमने देखे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के, वो कभी भी आज तक इंडिया में फॉलो नहीं हुए, क्योंकि इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। ठीक है, अब एक चार्ट हम देख लेते हैं। इस चार्ट के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इम्पीचमेंट की प्रोसेस। तो देखिए, लोकसभा में स्टार्ट हुई इम्पीचमेंट की प्रोसेस, और द इम्पीचमेंट चार्जेस आर साइन बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा साइन करने चाहिए उस नोटिस को। ठीक है, जब वो साइन कर देंगे 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, देन नोटिस भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को, और 14 डेज के बाद उसको कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। अब लोकसभा को क्या करना है बाद में, वो साइन करना है स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को, और उसको पास करना है किसको, राज्यसभा को। फिर राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को, एंड देन प्रेसिडेंट, जब भी राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को, देन प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं। ठीक है, राइट टू सिट इन दी प्रोसीडिंग्स। और प्रेसिडेंट को खुद को डिफेंड करने का भी पूरा राइट है। जब राज्यसभा उनके चार्जेस से एग्री हो जाएगी और पास कर देगी 2/3 ऑफ मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को, एंड देन प्रेसिडेंट को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और उनको अपनी सीट खाली करना पड़ेगी। तो ये 4 स्टेप्स में आप अच्छे से समझ गए होंगे इम्पीचमेंट की प्रोसेस को। अब हम देखेंगे ओथ बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलाता है, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 60 में। तो ज़्यादा डिटेल में ये आर्टिकल हम नहीं करेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हर प्रेसिडेंट जब भी ऑफिस ज्वाइन करता है तो ऑफिस एंटर करने से पहले उसको क्या लेना पड़ती है, ओथ लेना पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट में यही बोला गया कि एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ। उसे ओथ लेना पड़ती है प्रेसिडेंट को, और उनको ओथ कौन दिलाता है, द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो एब्सेंट हैं या वो प्रेजेंट नहीं हैं उस टाइम पे, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते हैं और रेजिग्नेशन लेटर जो है वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ओथ नहीं दिलाते प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर लेते हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है, प्रेसिडेंट की सीट जो है वो खाली होती है प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन कर देते हैं और अभी इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते जल्दी से प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। कौन? एज अ, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करते। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, चाहे वो उनकी ड्यू टू डेथ उनकी हो गई हो या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो या उनको इम्पीच कर दिया गया हो, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अब ये मैंने आपको बताया कि वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 65 में। तो मैंने कुछ टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं प्रेसिडेंट की,
जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, चाहे वो ओथ लेने से रिलेटेड, उनके ऑफिस का टर्म, उनकी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, उनकी इलेक्शन की प्रोसेसेस, वो हमने डिटेल में कर ली हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। मैंने शायद एक बार पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है, कुछ कंट्रीज़ में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, कुछ में फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल में क्या डिफरेंस है? यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर्स जो होती हैं वो मैक्सिमम पावर्स, सारी की सारी पावर्स होती हैं सेंटर के पास, ठीक है। सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, यानी कि कुछ पावर्स सेंटर के पास, कुछ पावर स्टेट के पास। अब देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। ये जो है यूनिटरी गवर्नमेंट वहाँ पे होती है। कहाँ पे? फ्रांस, जापान, चाइना। और फेडरल गवर्नमेंट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंडिया में, ठीक है। यानी कि इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर्स है। ऐसा नहीं है कि सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है या स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट वाला जो रूल हैं वो इंडिया में भी फॉलो होते हैं, लेकिन कब फॉलो होते हैं? जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड होता है इंडिया में। जब इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है, देन ज़्यादा पावर्स किसके पास आ जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में होती है, यानी कि कुछ पावर स्टेट के पास, कुछ पावर सेंटर के पास। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और एक चीज़ आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 टाइम ही बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में एक पर्सन कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इलेक्शन की बात करते हैं एक बार प्रेसिडेंट की। तो हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन जब हमने किया था, यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो जब भी कोई पर्सन, मान लीजिए 4 पर्सन हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो जब भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको पहले डिपॉजिट करवाना पड़ेंगे 15,000 रुपीज़। और किसको डिपॉजिट करवाना पड़ेंगे? RBI को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब देखो, पहले जो थे वो 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करवाना पड़ते थे प्रेसिडेंट के लिए, जो कैंडिडेट्स होते थे उनको, ठीक है। लेकिन अब ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया 15,000 रुपीज़। अब इसको क्यों इंक्रीज़ किया गया? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अगर वो ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो 15,000 डिपॉजिट किया गया है अमाउंट, मान लीजिए उस पर्सन को बाद में इलेक्शन जब हो जाएंगे प्रेसिडेंट के और 1/6 वोट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो ये अमाउंट है 15,000 रुपीज़ का, ये उनको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए कि उनका ये अमाउंट नहीं लिया जाएगा 15,000 रुपीज़ का। और अगर मान लीजिए उस पर्सन को 1/6 वोट जो हैं वो मिल गए, ठीक है, तो जो ये 15,000 रुपीज़ जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया गया था RBI को, ये उनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 15,000 अमाउंट वाला भी आप ज़रूर याद रखिए। एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं उनको कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और देखिए, जो भी कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसके 50 प्रपोजर होने चाहिए, यानी कि 50 लोगों ने उसको प्रपोज किया होना चाहिए कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब फिर बाद में मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी तो 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज अ सेकेंडर्स, यानी कि जो MP होते हैं, MLA होते हैं, उनमें 50 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो उन प्रपोजर के, इस कैंडिडेट को क्या करें? सपोर्ट करें, ठीक है। तो 50 प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो ये भी आप याद रखिए कि प्रेसिडेंट के उस जो इलेक्शन में कैंडिडेट होगा उसके लिए 50 प्रपोजर्स होना ज़रूरी हैं और 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज अ सेकेंडर्स, ठीक है।
सो आई होप कि ये जो प्रेसिडेंट के बारे में हमने जितना भी डिटेल में किया ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो अभी हमारा प्रेसिडेंट का जो ये टॉपिक था वो क्लियर नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब प्रेसिडेंट की हम पावर्स को जो हैं वो डिटेल में देखेंगे, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पावर्स दी गई प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।